बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 30 इक़साद सुन चुके हैं और अब किस नंबर 31 मुलाहिजा फरमाएं। राधा ने मुझे अपने बारे में कुछ और बताया था, लेकिन अब उसकी बातों से मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या राधा भी अलका अग्निहोत्री की तरह रा या किसी और तंजीम से ताल्लुक रखती है और किसी खास मकसद के लिए मेरी मदद करके अपने आदमी मरवा रही है? क्या सोच रहे हो? राधा ने मुझे खामोश पाकर पूछा। कहीं तुम भी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। राधा ने हल्का सा कहका लगाया, मुझे शुबा था तुम ये बात कहोगे, लेकिन मेरे बारे में सच वही है जो तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मैं कई साल अलका अग्निहोत्री के साथ थी और मैं उसके बहुत से राज जान गई थी। अगर हमें उस रात आश्रम के तहखाने में रुकने का मौका मिलता तो तुम इत्मीनान से तमाम फाइलें पढ़ लेते। उसके पास नागराज के बारे में मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मेरे बारे में तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी। तुम मुझे आजमा चुके हो और मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें यूं हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहना चाहिए। मैं नागराज को इस शहर से निकलने का मौका नहीं देना चाहता। तो फिर क्या प्रोग्राम है? राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नागराज के ठिकाने का पता चल गया है। गोपाल और एक दो और आदमी उसके साथ हैं, लेकिन मैं फिलहाल उसे छेड़ना नहीं चाहता। अलबत्ता मेरा ख्याल है कल शंकर पर हाथ डाला जाए। वो राजेंद्र मार्ग के एक प्राइवेट क्लिनिक में आराम कर रहा है। कौन सा क्लिनिक? राधा ने पूछा। मैंने उसे वो नाम बता दिया जो बच्चू राम से मालूम हुआ था। फिर बोला, शंकर को बच्चू राम और दूसरे आदमियों के मरने की इतला पहुंच चुकी होगी। बच्चू राम के बारे में शायद वो इस शुबे में मुब्तला रहे कि कहीं उसे गायब कर दिया गया है, लेकिन मैं उसे कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता कि कल रात ही उससे निमट लिया जाए। शादरा क्लिनिक तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 मील का फासला है। रत्ना ने हमारी गुफ्तगू के दौरान पहली मर्तबा जुबान खोली और मैं उस क्लिनिक की मालिक डॉक्टर शादरा को भी अच्छी तरह जानती हूँ। ये कई मर्तबा हमारे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ आ चुकी है और जब उसके यहाँ कोई तकरीब होती है तो कैटरिंग की सर्विस हमारे रेस्टोरेंट ही को जाती है। वो बहुत महंगा क्लिनिक है, बड़े बड़े लोग ही वहाँ जाते हैं। गुड, मेरी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है तुम 1-2 दिन के लिए वहां दाखिला ले सकती हो। क्यों भाई, मुझे क्या तकलीफ है? रत्ना ने मुझे घूरा। अभी मैं तुम्हारे पेट में एक जोरदार गुंसा मारूं तो तुम्हें बहुत सी तकलीफें लाख हो सकती हैं। मैंने कहा, इन जैसे प्राइवेट क्लिनिकों में दाखिल होने के लिए किसी खास वजह या बीमारी की जरूरत नहीं होती। नखरा भी तो कोई चीज होती है। दौलतमंद लोगों को तो छींक भी आती है तो वो इलाज के लिए वलायत और अमेरिका भाग जाते हैं, लेकिन मैं इतनी दौलतमंद तो नहीं कि ओ कम ऑन। मैंने उसे टोक दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझ गई। रत्ना ने फौरन इस बात में सर हिलाया और फिर हम देर तक मंसूबा बनाते रहे। हम तीनों ने हर पहलू से उस मंसूबे का जायजा लिया। अंदेशा सिर्फ इस बात का था कि ऐन आखिरी लम्हों में शंकर को कोई शुबा ना हो जाए या वो अपना प्रोग्राम तब्दील ना कर दे। लेकिन बहरहाल मुझे 99% यकीन इस बात का था कि हमारा मंसूबा कामयाब होगा। शाम का झटपटा था। राजेंद्र मार्ग के शॉपिंग एरिया में बड़ी रौनक थी। तमाम रेस्टोरेंट्स पूरी तरह आबाद थे। फुटपाथों पर खाने पीने की चीजों के थैलों पर भी गाहक नाओनोश में मशगूल थे। दुकानों की बत्तियां जगमगा उठी थी। मैं और लक्ष्मी हाथ में हाथ डाले दुकानों के सामने फुटपाथ पर इधर उधर देखते हुए इस तरह चल रहे थे जैसे पहली मर्तबा इस शहर में आए हों। लक्ष्मी ने जो राजस्थानी लिबास पहन रखा था उसकी तराश ऐसी थी कि उसके बदन की झलकियां वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। मैं भी राजस्थानी लिबास में था, लेकिन मेरे और लक्ष्मी की उंगलियों में जमीन आसमान का फर्क था। वो अप्सरा लग रही थी और मुझे देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि सीधा जंगल से आ रहा हूँ। अक्सर लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। हम चौक के करीब एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहाँ से बाहर का नजारा भी किया जा सकता था। उस रेस्टोरेंट में ऐन सड़क के सामने दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शराब खाना था। ये वही चौक था जहाँ 2 साल पहले लक्ष्मी और शंकर में लड़ाई हुई थी और शंकर उसे बेलिबास करके बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था। इस इलाके में कुछ लोग लक्ष्मी को जानते भी थे। जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो काउंटर पर बैठे हुए बटके जैसी तोंद वाले सेठ ने अजीब सी नजरों से हम दोनों की तरफ देखा। रात को मैंने जो मंसूबा बनाया था उसमें रत्ना को सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करना था। वो आज सुबह चली गई थी और उसके वापस न आने का मतलब था कि उसने शादरा क्लिनिक में दाखिला ले लिया था। मेरे हवाले से उसे कोई नहीं जानता था। शंकर भी उस क्लिनिक में था और रत्ना को उसे अपने हुस्न और शबाब के जाल में फंसाकर क्लिनिक से बाहर निकालना था और उसी चौक पर लेकर आना था। मुझे उम्मीद थी कि रत्ना को अपने मकसद में नाकामी नहीं होगी। शंकर जैसे अयाश मर्द रत्ना जैसी हसीन औरतों के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। उस वक्त 7 बजने वाले थे। मैं और लक्ष्मी चाय पी चुके थे। मैंने वेटर को बिल भी अदा कर दिया। मैं बार बार सामने वाले शराब खाने की तरफ देख रहा था। 7:15 बजे के करीब बगैर छत की एक जीप शराब खाने के सामने रुकी। जीप में 4 अफराद थे। ड्राइविंग सीट पर शंकर था।
वो लंबे तड़ंगे कद और कसरती बदन का मालिक था। सर गंजा था, शेव बना हुआ था और मूंछें इतनी बड़ी थी कि 2-3 साल की उम्र का बच्चा उन्हें पकड़कर झूला झूल सकता था। उसके साथ वाली सीट पर रत्ना बैठी हुई थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो शक्ल और अपने हुलिये से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनमें एक के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी और दूसरे के हाथ में पिस्तौल या रिवाल्वर। जीप रुकने के चंद सेकंड बाद ही शराब खाने के बाहर खड़े हुए लोग इधर उधर खिसकने लगे। बैलपुरी चाय और नारियल बेचने वाले 2 ठेले भी खड़े थे। ठेले वाले भी अपने ठेले धकेलते हुए वहां से दूर हटने लगे। शायद वो लोग जानते थे कि किसी जगह शंकर जैसे आदमियों की मौजूदगी का सबब हंगामों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लक्ष्मी को इशारा करता हुआ उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो भी मेरे साथ ही बाहर निकली। हम एक तरफ खड़े होकर सामने देखने लगे। शंकर ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों जीप से उतरकर शराब खाने में घुस गए। उनके अंदर दाखिल होते ही शराब खाने में अफरा तफरी सी मच गई। चंद मिनट बाद वो एक आदमी को मारते पीटते बाहर आए। वो आदमी चीख चीख कर कुछ कह रहा था, मगर वो दोनों से बुरी तरह पीटते हुए जीप के करीब ले आए। शंकर ने उससे कुछ पूछा, फिर उसके सीने पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो बिलबिलाता हुआ पुष्ट के बल गिरा। मैंने लक्ष्मी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद फुटपाथ से उठकर आगे बढ़ गया। शंकर, मैंने चीख कर कहा, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है। मेरी आवाज सुनकर शंकर एकदम पीछे मुड़ा। वो खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। हम पहली मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और जाहिर है वो मुझे पहचानता नहीं था। और वैसे भी मेरा हुलिया इस वक्त वैश्यों जैसा था। क्या देख रहे हो शंकर? मैं दोबारा चीखा। मैं नाजी हूँ, इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। आओ मुझे पकड़ लो। मेरी गिरफ्तारी पर नागराज बहुत खुश होगा। तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शंकर छलांग लगाकर जीप से उतर आया। उसने पतलून की जेब में खंजर उड़स रखा था, जिसे उसने निकाल लिया और नप्पे-दुले कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। आज तुम्हारी मौत ही आई है जो तुमने मुझे ललकारा है। वो खूनखोर भेड़िए की तरह हुर्रा रहा था। आज तक तुम बचते रहे हो, मगर शंकर से सामना पहली मर्तबा हुआ है। आज यहाँ तुम्हारी लाश ही गिरेगी। मैं भी चाहता हूँ कि आज कुछ हो जाए, मैंने जवाब दिया। आज तक तो तुम लोग हमेशा भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। शंकर के दोनों गुर्गे भी मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही किसी तरफ से 2 आदमी बरामद हुए। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। उनमें एक शक्तिलाल था और दूसरा बानूट। उन्होंने बड़ी फुर्ती से शंकर के दोनों गुर्गों को अपने पिस्तौलों की जद पर ले लिया। ए, शक्तिलाल चीखा, तुम दोनों अलग रहो और ये पिस्तौल और तलवार फेंक दो। उन दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए, जिन्हें एक और आदमी ने दौड़कर अपने कब्जे में ले लिया। वो मिट्टू था। उनका चौथा साथी भी वहीं कहीं मौजूद था। चौक वैरान हो रहा था। लोग कोनों में दुबक रहे थे। अपने आदमियों को मेरे आदमियों की गिरफ्त में देखकर शंकर के चेहरे पर एक लम्हे को तगैयर सा नमूदार हुआ, मगर उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं खाली हाथ था। उससे शायद शंकर का हौसला बढ़ा था। वो ललकारता हुआ और खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। उसका ख्याल था कि मैं बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और वो खंजर मेरे सीने में पेवुस कर देगा। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं इधर उधर हटने की बजाय बड़ी तेजी से नीचे बैठ गया। शंकर अपनी जोंक में मुझसे टकराया और कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर गिरा। खंजर उसके हाथ में ही था। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठ गया और शंकर को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं जानता था अगर उसे संभलने का मौका मिल गया तो मैं आसानी से उस पर काबू नहीं पा सकूंगा। मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि कुछ और गुंडे यहाँ ना पहुंच जाएं और जाहिर है वो शंकर का ही साथ देंगे। मैं एक तसलसल से उस पर ठोकरें बरसाता रहा और बिलाकर एक बार शंकर को मौका मिल गया। उसने खंजर से हमला किया तो खंजर की नोक मेरी कमीज की आस्तीन को चीरती हुई निकल गई। हल्का सा चिरका मेरे बाजू पर लगा। शंकर ने दूसरा वार किया। अपने आप को बचाने की कोशिश में मैं लड़खड़ा गया और पुष्ट के बल गिरा। शक्ति और बानूट वगैरह चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। शंकर ने छलांग लगा दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। शंकर लड़खड़ाते हुए संभल गया, लेकिन मैं उससे पहले ही संभल चुका था। शंकर ने हमला किया। मैं इस मर्तबा ना सिर्फ अपने आप को बचा गया, बल्कि उसकी टांगों के बीच में जोरदार ठोकर भी मार दी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। खंजर उसके हाथ से निकल गया। ठोकर जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगी थी। ऐसी जगह पर चोट तो बड़े बड़े सूरमा को भी सजदे में गिरा देती है। वो नीचे को झुका हुआ था। मैंने उसके मुंह पर ठोकर लगाई। वो चीखता हुआ सीधा हो गया। मेरी तीसरी ठोकर भी उसकी टांगों के बीच में लगी। वो इस मर्तबा सजदे में गिर गया। उसने दोनों हाथ टांगों के बीच में रख लिए। मैंने एक लम्हे को इधर उधर देखा। दूर दूर तक लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे। फिर उसी लम्हे मैंने लक्ष्मी को अपनी जगह से हरकत करते हुए देखा। वो चीखती हुई हमारी तरफ आ रही थी। लक्ष्मी ने खंजर उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर शंकर ने झुका हुआ सर उठाया और फिर उसके चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तासरात उभर आए। शंकर, याद है ये जगह? लक्ष्मी चीखी। इस जगह तुमने मुझे नंगा करके बालों से घसीटा था। उस वक्त लोगों ने मेरी बेबसी पर कह के लगाए थे। आज वो लोग तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके बाद इस शहर में कोई शंकर पैदा नहीं होगा।
लक्ष्मी ने अचानक ही हमला कर दिया। शंकर अपने बचाव के लिए एक तरफ झुका, मगर खंजर की नोक ने उसकी पुष्ट पर तकरीबन 4 इंच लंबा घाव लगा दिया। लक्ष्मी ने दूसरा वार किया। इस मर्तबा शंकर अपने आप को बचा ना सका और चाकू 10 से तक उसके पहलू में पेवस्त हो गया। लक्ष्मी ने एक झटके से चाकू बाहर खींचकर दोबारा वार किया। शंकर की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। लोग दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं की। लक्ष्मी पर जुनून सा तारी हो गया। वो शंकर पर खंजर से पे दर पे वार करती रही। शंकर अपने बचाव के काबिल भी नहीं रहा था। उसके जिस्म पर सैकड़ों घाव लग चुके थे, जिनसे खून की धारें बह रही थी। और फिर लक्ष्मी ने एक और हरकत की। उसने खंजर से शंकर की पैंट काट डाली। शंकर बरहना हो गया। लक्ष्मी ने खंजर जमीन पर फेंक दिया और दोनों हाथों से उसकी बड़ी बड़ी मूंछें पकड़कर उसे घसीटने लगी। शंकर, वो चीख रही थी, याद है तुमने मुझे इस तरह नंगा करके इस जगह बालों से पकड़कर घसीटा था, इसी तरह लोगों के सामने मुझे जलील किया था। देख लो, लोग आज तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। आज मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। आज मैं शांत हो गई। शंकर अब इस काबिल भी नहीं रहा था कि चीख सके। लक्ष्मी ने उसकी मूंछें छोड़ दी और उसके सर पर ठोकरें मारने लगी। लक्ष्मी, मैं उसका हाथ पकड़कर चीखा, अब भागो यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को पकड़कर वहां से हट सका था। और फिर उसी लम्हे मुझे दूसरी तरफ से शोर की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। शक्तिलाल, बानूट वगैरह कुछ आदमियों से उलझ गए थे। शंकर के 2 आदमी तो पहले ही बानूट और शक्ति के कब्जे में थे। शंकर के 2 आदमी और इस तरफ निकल आए थे और उन्होंने बानूट वगैरह पर हमला कर दिया था। मिट्टू के हाथ में तलवार थी। उसने अपने एक हरीफ की खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी और दूसरे पर हमलावर हुआ। रत्ना जीप पर नहीं थी। मंसूबे के मुताबिक लड़ाई शुरू होते ही वो गायब हो गई थी और मुझे यकीन था कि अब तक वो अपने घर पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। मुझे अब वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। शंकर के आदमियों से निपटने के लिए शक्ति और उसके दोस्त काफी थे। मैंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ता चला गया। वो रात बड़ी हंगामाखेज साबित हुई। शंकर खत्म हो गया था। उसके वो दोनों आदमी मारे गए थे जो जीप पर उसके साथ आए थे। शक्ति का एक आदमी भी इसमें काम आया था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि रात को वहां आसपास मौजूद चंद गुंडों ने भी शंकर के आदमियों पर हमला कर दिया था। वो लोग पहले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे और शंकर की हलाकत के बाद वो भी मैदान में उतर आए थे और उसके आदमियों की पिटाई करने लगे थे। शंकर इस शहर के गुंडों और बदमाशों के लिए भी दहशत की अलामत बन गया था। वो लोग उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। मगर शंकर की हलाकत के साथ ही वो भी उसके शहर से आजाद हो गए और उन्होंने उसके गुर्गों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। रात भर शहर में हंगामे होते रहे। गुंडे और बदमाश पूरी तरह आजाद हो गए थे। शंकर और नागराज के दर्जनों आदमी इस जंग में कूदे थे, मगर उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा था। शंकर की जख्मों से चूर लाश भी रात चौक पर पड़ी रही थी। पुलिस ने इस लड़ाई में मुदाखलत नहीं की थी और मिलाकर सुबह के वक्त लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो गई तो पुलिस लाशें उठाकर ले गई। लक्ष्मी को मैं अपने साथ रत्ना के मकान पर ले आया। उसका रेड लाइट एरिया में अपने मकान पर जाना खतरनाक हो सकता था, जबकि रत्ना का ये मकान हर लिहाज से महफूज था। रत्ना हमसे पहले यहाँ पहुंच चुकी थी। मैं समझता था कि हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का सिरा रत्ना के सर सजना चाहिए। उसने बड़ी ज़हानत और होशियारी का सबूत देते हुए पहले शादरा क्लिनिक में शंकर को अपने हुस्न के जाल में फांसा और फिर उसे ये बावर करा दिया कि उसका मतलूबा आदमी उसका सबसे बड़ा दुश्मन नाजी शहर के एक शराब खाने की भलाई मंजिल पर पनाह लिए हुए है। रत्ना ने उसे यह भी बावर कराया था कि नाजी बिल्कुल अकेला है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 आदमियों को अपने साथ ले ले। ज्यादा आदमी होंगे तो शोर सुनकर नाजी को भागने का मौका मिल जाएगा। मर्द के गाउदी होने में कोई शुबा नहीं। हसीन औरत के सामने वो बिल्कुल ही चुगत बन जाता है और जब रत्ना जैसी औरत हो तो उसके सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब होकर रह जाती हैं। और मैं भी ऐसे अमकाना तजुर्बात से गुजर चुका था और शंकर भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। वो बड़ी आसानी से रत्ना के जाल में फंस गया था। रत्ना उसके साथ शादरा क्लिनिक से नहीं निकली थी, बल्कि वो चंद मिनट पहले बाहर आकर मोड़ पर खड़ी हो गई थी। और जब शंकर अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा था तो वो जीप पर सवार हो गई। इस तरह वही 2 आदमी थे जो रत्ना को पहचान सकते थे और वो दोनों खत्म हो गए। इसलिए इस बात का अंदेशा नहीं था कि रत्ना को पहचान लिया जाएगा और कोई उसके घर भी पहुंच जाएगा। इस मार्केट से वापस आने के बाद राधा ने सबसे पहले हमें चाय पिलाई और फिर कुरीद कर पूछने लगी। मैं राधा को सारे हंगामे की तफसील बता रहा था और लक्ष्मी खामोश बैठी मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। आंखों में अब भी वहशत भरी हुई थी। खामोश क्यों हो लक्ष्मी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि शंकर को उसी जगह तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा जहां उसने तुम्हारी तौहीन की थी। हाँ, लक्ष्मी के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर अचानक ही मुझसे लिपट गई और चटपट मेरे मुंह पर बोसे देने लगी। मैं बदहवास सा हो गया और अरे अरे चीखता वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लक्ष्मी की गिरफ्त खासी मजबूत थी
और जब उसकी गिरफ्त ढीली हुई तो मैं उछलकर दूर हट गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। राधा और रत्ना कह के लगा रही थी और फिर रत्ना ने मुझे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने कर दिया। मेरे पूरे चेहरे पर लिपस्टिक के धब्बे थे। मैं कमीज का दामन उठाकर धब्बे पोंछने लगा। ये लक्ष्मी के प्यार के निशान बड़े पक्के हैं, आसानी से नहीं मिटेंगे, राधा ने हंसते हुए कहा। और फिर वो रात इसी तरह गुजरी। अब रत्ना ही वो वाहिद हस्ती थी जो घर से बाहर निकल सकती थी। हम तीनों का फिलहाल बाहर जाना मुनासिब नहीं था। दोपहर 12 बजे के करीब रत्ना तैयार होकर बाहर चली गई। उसकी वापसी 4 बजे के करीब हुई। उसकी रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा थी। न सिर्फ तमाम गुंडे शहर से गायब हो गए, बल्कि नागराज और शंकर वगैरह के आदमी भी कहीं दिखाई नहीं देते थे। शहर में पुलिस गश्त कर रही थी और लोग पहली मर्तबा खुलकर नागराज के खिलाफ बातें करने लगे थे। रत्ना की बातें सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब मैं इस शहर में आया था तो नागराज के खिलाफ जबान को हरकत देना तो क्या, सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। लोग सहमे हुए थे, यहाँ नागराज का राज था। होटलों, तफरीह गांवों और मंदिरों में भी उसके गुर्गे दनदनाते फिरते थे। वो जिसे चाहते नंगा कर देते। नागराज के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकालने वालों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। पुलिस वाले खामोश खड़े तमाशा देखते रहते। कई पुलिस अफसर भी नागराज के उताब का शिकार बनकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। नागराज ने अपने मुखालफिन को चुन चुन कर हलाक किया था, मगर कोई उस तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सका था। और आज पहली बार लोग खुलकर उसके खिलाफ बातें करने लगे थे। रत्ना से शहर की सूरत-ए-हाल जानने के बाद मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब मेरे लिए भी शहर में ज्यादा खतरा नहीं था। इसलिए मैंने शाम के करीब बाहर जाने का फैसला कर लिया। दाढ़ी मूंछें बेतहाशा बड़ी हुई थी, उन्हें मैंने यूं ही छोड़ दिया। धोती कुर्ता पहनने के बाद सर पर सफेद लंबूतरी टोपी रख ली और माथे पर सुर्ख टीका लगा लिया। सबसे पहले मैं रेड लाइट एरिया में पहुंचा। अगरचे शाम गहरी हो गई थी, मगर आज उस इलाके में ज्यादा रौनक नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा और मिलाकर मिट्ठू नजर आ गया। उसने भी फौरन ही मुझे पहचान लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ एक अंधेरी गली में ले गया। गुरु, तुम क्यों आ गए? वो इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोला। पुलिस पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रही है। तुम्हें तो कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इत्मीनान रखो, मैंने कहा। मुझे पुलिस तो क्या, नागराज के आदमी भी नहीं पहचानते। और तुम लोग कैसे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? सब ठीक है गुरु, मिट्ठू ने जवाब दिया। यहाँ एक ऐसा आदमी भी घूम रहा है जिस पर मुझे शुबा है। मैं तो उसकी नजरों में आ चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम भी उसकी नजरों में आ जाओ, इसलिए तुम इस इलाके से निकल जाओ। क्या वो नागराज का आदमी है? मैंने पूछा। हो सकता है, मिट्ठू ने जवाब दिया। वो बार बार उस गली के चक्कर लगा रहा है जहाँ लक्ष्मी का कोठा है। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना, अगर कोई गड़बड़ हो तो। तुम चिंता मत करो गुरु, मिट्ठू ने मेरी बात काट दी। कोई गड़बड़ हुई तो हम निमट लेंगे। मैं रेड लाइट एरिया से निकलकर राजेंद्र मार्ग की तरफ आ गया। मिट्ठू से मिलने वाली इतला के बाद मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शंकर या नागराज के आदमियों को लक्ष्मी की तलाश थी। 2 साल की खामोशी के बाद लक्ष्मी खुलकर सामने आई थी। उसने सैकड़ों लोगों के सामने खंजर के पे दर पे वार करके शंकर को मौत के घाट उतारा था। उसे नंगा करके मूंछों से पकड़कर घसीटा था। सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसके साथ था। मुझे लक्ष्मी के साथ देखकर शंकर के आदमी या नागराज समझ गया होगा कि शंकर को लक्ष्मी ने नहीं, दरअसल मैंने कत्ल किया था। अब उन्हें लक्ष्मी की तलाश थी ताकि उसके जरिए मुझ तक पहुंच सके, और मैं उनके सामने दंदनाता फिर रहा था। राजेंद्र मार्ग के इलाके में इधर उधर घूमने के बाद मैं रत्ना के रेस्टोरेंट में आ गया। यहाँ कोई बात खिलाफे मामूल नजर नहीं आई। मैं ऐसी मेज पर बैठा जहाँ रत्ना सरोग किया करती थी, और जाहिर आज वहाँ रत्ना की जगह कोई और लड़की थी। मैंने काफी का ऑर्डर दिया और गौर से उस वेटरेस की तरफ देखने लगा। ये कोई नई लड़की नहीं थी, पहले ही से यहाँ काम करती थी। वो दरमियाने कद की सांवली सी रंगत की मालिक थी। चेहरे के नकूश बड़े तीखे थे। जब वो काफी रख के वापस जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। एक बात तो बताओ सुंदरी, मैंने 10 रुपए का नोट उसकी तरफ सिरकाते हुए कहा। पहले वाली वो छोकरिया कहाँ गई, वो लंबी सी? क्यों, क्या बात है? उसने कहते हुए मेज पर हाथ रखकर नोट अपने कब्जे में ले लिया। वो छोकरिया हमका दिल ले गेवी है। मैंने कहा, आज तो वो नजर ना आवे है। भाग तो नहीं गई किसी के संग? नहीं, वो किसी के साथ भागी नहीं। वेटरेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं, कल भी नहीं आई, हो सकता है 2-4 दिन और ना आए। ओह अच्छा समझ गया, मैंने सारी लाया। ये औरतन लोग भी अजीब हैं, हर महीने इनकी तबीयत खराब हो जावे है। वेटरेस मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। शायद वो मेरी बात का मतलब समझ गई थी। मैं इत्मीनान से काफी पीते हुए इधर उधर देखता रहा। रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था। दरवाजे के करीब वाली मेज पर एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। औरत की उम्र 50 के लगभग रही होगी। उसका जिस्म ढुलका हुआ था, लेकिन उसने मेकअप का सहारा लेकर अपने आप को जवान और पुरकशिश बनाने की भरपूर कोशिश की थी, और उस कोशिश में वो बुरी तरह नाकाम थी। उसके साथी की उम्र 40 के लगभग थी। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। बड़ी बड़ी बल खाती हुई मूंछें, सुर्ख आंखें, एक कान में चांदी की बाली और दाएं हाथ में 2 उंगलियों में अंगूठियां। उसने नीली शर्ट और गहरे कलर की जीन्स पहन रखी थी। उस शख्स को किसी भी तरह शरीफों के जमरे में शुमार नहीं किया जा सकता था।
उन दोनों की जोड़ी भी बड़ी गैर फितरी सी थी। औरत के बारे में तो बिलाशुबा कहा जा सकता था कि वो शिकारी थी, लेकिन इस वक्त ये कहना मुश्किल था कि उन दोनों में से किसने किसको शिकार किया था। वही वेट्रेस उनकी मेज पर भी सर्व कर रही थी। मेरी टेबल से हटने के थोड़ी देर बाद वेट्रेस उस टेबल पर नजर आई। उसने एक प्लेट जिसमें गालिबन बिल रखा हुआ था उस आदमी के सामने रख दी और झुककर मुस्कुराते हुए कुछ कहा भी था। मैंने उस शख्स के चेहरे पर ऐसे तासरात नमूदार होते देखे थे जैसे चौंक गया हो। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा भी था, लेकिन फौरन ही उसने रुख बदल लिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मुझे सूरत-ए-हाल का तजिया करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। रत्ना कल रात शंकर के साथ थी। शंकर के वो दोनों आदमी अगरचे मारे गए थे, मगर हो सकता है किसी और ने रत्ना को उसके साथ देख लिया हो और शुबा हुआ हो कि रत्ना के जरिए शंकर को जाल में फंसाया गया था। मगर नहीं, अगर रत्ना पर कोई शुबा होता तो उसके घर तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। रेस्टोरेंट के मालिक और यहाँ काम करने वाली दूसरी लड़कियों को उसके घर का पता होगा। और फिर रत्ना तकरीबन 4 घंटे शहर में घूमती रही थी और वापस आकर उसने बताया था कि वो अपने रेस्टोरेंट भी गई थी, मालिक को ये बताने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2-4 दिन काम पर नहीं आएगी। अगर रत्ना पर कोई शुबा होता तो उसे इतनी मोहलत ना दी जाती। कल वाले वाक़े को 24 घंटे हो चुके थे और वो लोग अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। हो सकता है उस वेट्रेस को किसी और वजह से मुझ पर शुबा हुआ हो और उसने उस शख्स को मेरे बारे में बता दिया हो। उस शख्स ने जिस तरह चौंक कर मेरी तरफ देखा था, उससे मैं समझ गया था कि उसका ताल्लुक शंकर या नागराज से है। बहरहाल मैं मोहतात हो गया। काफी पीने के बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। मैंने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा किया, 5 रुपए मजीद बतौर टिप भी अदा कर दिए। धन्यवाद श्रीमती जी। मैंने कुर्सी से उठते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। कैसी समस्या? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। फिर आकर बता देंगे, अब तो हम चलते हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था और फिर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि वो आदमी भी रेस्टोरेंट से निकलकर मेरे पीछे आ रहा था। और फिर मैं अपने कंधे पर हाथ का बोझ महसूस करके रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था।